हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 हो चुका है खत्म, जहां पर हमें AEW की तरफ से कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ कुछ बहुत ही बढ़िया सेगमेंट्स देखने को मिले हैं, जिन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि AEW के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 पर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 1 की, तो गाइस हमें डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से होती हुई दिखाई दी, जहां पर IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जॉन मॉक्सली अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप चैलेंजर कार्ल एंडरसन के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होने से पहले एडी किंगस्टन ने रिंग साइड पर डॉग गैलोस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और गैलोस के ऊपर अटैक करते हुए एडी किंगस्टन गैलोस को बैकस्टेज ले गए। पर दूसरी तरफ हमने देखा कि रिंग में जॉन मॉक्सली ने कार्ल एंडरसन के ऊपर अटैक कर दिया था और इसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 के ओपनर के हिसाब से ये मैच एक काफी बढ़िया मैच था, जहां पर पूरा का पूरा क्राउड जॉन मॉक्सली को सपोर्ट कर रहा था। और वैसे भी जॉन मॉक्सली बहुत लंबा ब्रेक लेने के बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कमबैक कर रहे थे, इसीलिए पूरा का पूरा क्राउड जॉन मॉक्सली की तरफ तो होना ही था। और इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद कहीं ना कहीं इस मैच में लग रहा था कि जॉन मॉक्सली 100% नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और कार्ल एंडरसन की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और हमें इस मैच में जॉन मॉक्सली कार्ल एंडरसन के दो फिनिशर्स के ऊपर भी किक आउट करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये सब देखकर फ्रस्ट्रेशन में जब कार्ल एंडरसन जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना तीसरा फिनिशर लगाने के लिए टॉप रोप पर गए, तो जॉन मॉक्सली ने कार्ल एंडरसन के इस तीसरे फिनिशर को रिवर्स कर कार्ल एंडरसन के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाया और यहाँ पर कार्ल एंडरसन को पिन कर जॉन मॉक्सली ने अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है और स्टिल है हमारे IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और इससे जॉन मॉक्सली ऑफिशियली लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं, जो देखा जाए तो जॉन मॉक्सली के लिए काफी बड़े ऑनर की बात है। पर इसके बाद हमने देखा कि डायनामाइट शो के बैकस्टेज में लांस आर्चर जैक द स्नेक रॉबर्ट से कुछ बात कर रहे थे और यहाँ पर लांस आर्चर ने जैक द स्नेक रॉबर्ट से कहा कि लांस आर्चर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और इसके बाद बात करते हुए लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली से कहा कि जॉन मॉक्सली के लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने के ऊपर उन्हें कांग्रेचुलेशन। पर क्या जॉन मॉक्सली को याद है कि जॉन मॉक्सली 4 जुलाई 2020 को न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर लांस आर्चर को हराकर बने थे IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और अब जॉन मॉक्सली ने उनके सभी चैलेंजर्स जैसे कि केंटा यूजी नकाटा और कार्ल एंडरसन इन सबको हरा दिया है। इसीलिए अब लांस आर्चर चाहते हैं कि लांस आर्चर को जॉन मॉक्सली के खिलाफ उनका एक रीमैच मिले, जिस वजह से लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली को नेक्स्ट वीक एक टेक्सास डेथ मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जो देखा जाए तो न्यू जापान प्रो रेसलिंग का मैच है। और यही मैच हमें नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 2 पर देखने को मिलने वाला है। पर इसके बाद हमने देखा कि AEW के बैकस्टेज में एलेक्स एब्राहमेस अंद्रादे एल इडोलो का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर एलेक्स ने अंद्रादे से पूछा कि अंद्रादे AEW कंपनी के अंदर आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन अंद्रादे ने एलेक्स से कहा कि अंद्रादे के पास एलेक्स के लिए एक सवाल है कि फिलहाल में डेथ ट्रायंगल कहाँ पर है, और अगर एलेक्स को डेथ ट्रायंगल मिले तो एलेक्स डेथ ट्रायंगल से कहे कि अंद्रादे उन्हें ढूंढ रहे हैं। और ये कहकर अंद्रादे यहाँ से चले गए, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली अंद्रादे की AEW कंपनी के अंदर सबसे पहले फ्यूड डेथ ट्रायंगल के अगेंस्ट होने वाली है। और अगर ये होता है तो देखना पड़ेगा कि अंद्रादे की AEW कंपनी में फर्स्ट फ्यूड किस तरीके की होती है। पर इसके बाद हमने देखा कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन केज अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने ही टीममेट और चैलेंजर रिकी स्टार्स के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में ब्रायन केज ने रिकी स्टार्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन रिकी स्टार्स ने भी इस मैच में थोड़ी फार चीटिंग कर ब्रायन केज के हाथों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और एक बहुत ही बढ़िया चले मैच में हमें रिकी स्टार्स की तरफ से ब्रायन केज के ऊपर एक पावर बम भी देखने को मिला, पर फिर भी ब्रायन केज ने इस पर किक आउट कर दिया। और ब्रायन केज के लगातार किक आउट करने की वजह से रिकी स्टार्स अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप का इस्तेमाल करने के लिए गए, पर ब्रायन केज ने रिकी स्टार्स को रोक लिया और ब्रायन केज ने रिकी स्टार्स पर अपना फिनिशर F5 लगाया, जिसके बाद लग रहा था कि ब्रायन केज ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली रिकी स्टार्स ने भी इस पर किक आउट कर दिया, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। और पूरा का पूरा क्राउड भी मैच काफी एंजॉय कर रहा था। और यही इस मैच के आखिर में रिकी स्टार्स फिर एक बार FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप से ब्रायन केज के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन पावर हाउस हॉब्स ने रिकी स्टार्स को ऐसा नहीं करने दिया। और जब फाइनली ब्रायन केज रिकी स्टार्स के ऊपर एक डिस्कस क्लोज लाइन लगाने के लिए गए, तब हुक ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया और पावर हाउस हॉब्स ने ही ब्रायन केज के ऊपर उनकी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप से अटैक किया, जिसके बाद रिकी स्टार्स ने भी ब्रायन केज के ऊपर अपना फिनिशर स्पीयर लगाया और ब्रायन केज को पिन कर रिकी स्टार्स बन चुके हैं नए FTW वर्ल्ड चैंपियन, जो देखा जाए तो रिकी स्टार्स के लिए काफी बड़ी विक्ट्री थी। और कहना पड़ेगा कि टीम टैज ने ब्रायन केज को स्क्रू कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या ब्रायन केज जब भी टीम टैज का हिस्सा रहते हैं या फिर टीम टैज ब्रायन केज को अपने ग्रुप से निकाल फेंकती है। पर इसके बाद AEW का डायनामाइट शो कमर्शियल के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर कोडी रोड्स आ गए और गुस्से में कमेंट्री टेबल का माइक लेकर कोडी रोड्स गुस्से में मैलकाई ब्लैक से कह रहे थे कि मैलकाई ब्लैक को एक बात समझनी जरूरी है कि AEW कंपनी के अंदर कोई भी बूढ़े आदमी के ऊपर अटैक नहीं करता, जो बातें कोडी रोड्स कर ही रहे थे। लेकिन कोडी रोड्स को लगा कि कोडी रोड्स को ये सब बातें माइक
माइक के ऊपर करनी चाहिए। इसीलिए माइक लेकर रिंग के अंदर आकर कोडी रोड्स ने मैलिकाई ब्लैक से बातें करते हुए मैलिकाई ब्लैक को यहाँ पर कॉल आउट किया, जिसके बाद हमने देखा कि मैलिकाई ब्लैक टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर आ गए और यहाँ पर कोडी रोड्स से बातें करते हुए मैलिकाई ब्लैक ने कहानी सुनाई कि कैसे एक आदमी ने एक घोड़े को पाला, लेकिन जब वो आदमी चाहता था कि वो घोड़ा अपने आप के बलबूते पर भागे तो वो घोड़ा ऐसा नहीं कर पाया। और एक कहानी बताकर मैलिकाई ब्लैक ने कोडी रोड्स को घोड़े से कंपेयर किया और आर्न एंडरसन को उस घोड़े के मालिक से। और यहाँ पर मैलिकाई ब्लैक ने कहा कि कोडी रोड्स आर्न एंडरसन के अलावा कुछ नहीं है, जिस पर गुस्सा होकर कोडी रोड्स ने मैलिकाई ब्लैक को रिंग के अंदर बुलाया और कोडी रोड्स ने कहा कि मैलिकाई ब्लैक रिंग के अंदर आए तो कोडी रोड्स दिखा देंगे कि उन्हें आर्न एंडरसन की जरूरत है या नहीं। और कोडी रोड्स के ऐसे कहने के बाद यहाँ पर पूरी की पूरी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि मैलिकाई ब्लैक रिंग के अंदर थे और यहाँ पर कोडी रोड्स और मैलिकाई ब्लैक ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, लेकिन यहाँ पर अटैक रोकने के लिए काफी सारे रेफरीज और काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए, जिससे कहना पड़ेगा कि मैलिकाई ब्लैक की फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर स्टोरी लाइन काफी बढ़िया चल रही है। और अब देखना पड़ेगा कि कोडी रोड्स और मैलिकाई ब्लैक का AEW कंपनी के अंदर मैच कब होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में टली ब्लैंचेट का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर एलेक्स मार्वेज टली ब्लैंचेट से पूछ रहे थे कि लास्ट नाइट टली ब्लैंचेट ने कोनियन के ऊपर अटैक क्यों किया, जिस सवाल का जवाब टली ब्लैंचेट दे ही रहे थे। लेकिन तभी हमने नोटिस किया कि यहीं पर सैंटाना और ओटिस बैठे हुए हैं और यहाँ पर सैंटाना और ओटिस को देखकर एलेक्स मार्वेज यहाँ से चले गए। और यहाँ पर टली ब्लैंचेट से बात करते हुए सैंटाना और ओटिस ने कहा कि टली ब्लैंचेट इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन क्या टली ब्लैंचेट को अब तक ये नहीं पता कि जब उनका आमना सामना किसी ऐसे आदमी से हो रहा हो जो उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है तो टली ब्लैंचेट को अकेला नहीं घूमना चाहिए। और टली ब्लैंचेट इसका जवाब देने ही वाले थे, लेकिन ओटिस ने टली ब्लैंचेट को पकड़ लिया और सैंटाना टली ब्लैंचेट के ऊपर अटैक करने के लिए गए। लेकिन सैंटाना ने टली ब्लैंचेट से कहा कि सैंटाना और ओटिस के बड़ों ने सैंटाना और ओटिस को सिखाया है कि बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, इसीलिए सैंटाना और ओटिस टली ब्लैंचेट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो टली ब्लैंचेट अपने बॉयज यानी कि FTR को बुला ले, क्योंकि अगर अगली बार टली ब्लैंचेट अकेले दिखे तो फिर सैंटाना और ओटिस टली ब्लैंचेट के ऊपर अटैक कर देंगे। जो बातें यहाँ पर सैंटाना और ओटिस ने कही और ये बातें कहकर सैंटाना और ओटिस यहाँ से चले गए। और इसके बाद बातें करते हुए टली ब्लैंचेट ने भी कहा कि टली ब्लैंचेट जल्द ही अपने बॉयज को बुलाने वाले हैं। पर दूसरी तरफ हमने देखा कि टोनी शिवानी रिंग के अंदर एडम हैंगमैन पेज का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज से बातें करते हुए टोनी शिवानी ने एडम हैंगमैन पेज से पूछा कि केनी ओमेगा की वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंज के लिए एडम हैंगमैन पेज का जवाब क्या है, जिसका जवाब देते हुए एडम हैंगमैन पेज ने कहा कि जब से एडम हैंगमैन पेज AEW कंपनी के अंदर आए हैं तब से एडम हैंगमैन पेज AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना चाहते हैं, पर पहले एडम हैंगमैन पेज AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए फेल हो गए हैं। इसीलिए एडम हैंगमैन पेज को डर था कि एडम हैंगमैन पेज दोबारा से AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाएंगे, लेकिन डार्क ऑर्डर ने एडम हैंगमैन पेज के अंदर एक विश्वास जगा दिया है। इसीलिए एडम हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के खिलाफ एक मैच चाहते हैं। जो बातें यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर डॉन कैलिस और द एलीट आ गई और यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज से बातें करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि हैंगमैन पेज को पता है कि अगर हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के खिलाफ केनी ओमेगा की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल करते हैं तो फिर हैंगमैन पेज हारने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर ना सिर्फ डॉन कैलिस बल्कि निक जैक्सन और डॉग गैलोज ने भी कही, लेकिन इसके बाद माइक लेकर मैट जैक्सन रिंग के अंदर आ गए। और अगर आप AEW कंपनी बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैट जैक्सन और एडम हैंगमैन पेज के बीच में कितनी बड़ी हीट है। और यहाँ पर रिंग के अंदर आने के बाद मैट जैक्सन ने एडम हैंगमैन पेज से पूछा कि क्या हैंगमैन पेज मैट जैक्सन को पहचानते हैं, क्योंकि हैंगमैन पेज मैट जैक्सन के पुराने दोस्त थे। और हैंगमैन पेज ने मैट जैक्सन और द एलीट को छोड़कर डार्क ऑर्डर को चुन लिया और अब हैंगमैन पेज को हमेशा ही ड्रिंक कर रहने की जरूरत है, क्योंकि हैंगमैन पेज को इस बात का पछतावा है, क्योंकि हैंगमैन पेज को भी पता है कि हैंगमैन पेज कभी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाएंगे और हैंगमैन पेज हमेशा से ही वर्ल्ड के बेस्ट चिट बनकर रहेंगे। जो बातें यहाँ पर मैट जैक्सन ने कही और मैट जैक्सन के ऐसे कहते ही हैंगमैन पेज ने मैट जैक्सन के ऊपर अटैक कर दिया। और जब हैंगमैन पेज द एलीट की तरफ देख रहे थे तब पीछे से केनी ओमेगा हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे, लेकिन तभी यहाँ पर द डार्क ऑर्डर आ गई और द डार्क ऑर्डर को देखकर द एलीट यहाँ से जाने लगी। लेकिन यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज अरीना एक मैच रेसल किए बगैर नहीं छोड़ने वाले और हैंगमैन पेज केनी को भी एक मैच रेसल किए बगैर अरीना नहीं छोड़ने देने वाले। और हैंगमैन पेज की बातें सुनकर केनी ओमेगा ने कहा कि ना सिर्फ हैंगमैन पेज बल्कि डार्क ऑर्डर भी केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करना चाहते हैं और यहाँ पर द एलीट भी एक्शन के लिए रेडी है। तो यहाँ पर केनी ओमेगा ने एक आइडिया प्रपोज किया कि क्यों ना हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर के 4 मेंबर्स और केनी ओमेगा और द एलीट के 4 मेंबर्स ऐसे 5-on-5 एक एलिमिनेशन टैग मैच किया जाए, जो मैच WWE के टर्म्स के हिसाब से एक सर्वाइवर सीरीज मैच है। और यहाँ पर केनी ओमेगा ने एडम हैंगमैन पेज से कहा कि क्यों ना द एलीट यानी कि केनी ओमेगा, यंग बक्स और गुड ब्रदर्स और हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर के कौन से भी 4 मेंबर्स के बीच में एक ट्रेडिशनल एलिमिनेशन टैग मैच हो जाए। और अगर हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर ये मैच जीतती है तो फिर केनी ओमेगा हैंगमैन पेज को उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मौका देने वाले हैं। पर इसके ऊपर रिप्लाई देते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज इस मैच के लिए रेडी है, लेकिन हैंगमैन पेज चाहते हैं कि अगर हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर ये मैच जीत जाती है तो फिर द यंग बक्स को अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स द डार्क ऑर्डर के अगेंस्ट ऑन द लाइन रखने पड़ेंगे। और ये सुनने के बाद केनी ओमेगा रिंग के अंदर आ गए और रिंग के अंदर आकर एडम हैंगमैन पेज से बातें करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा ये शर्त मान भी जाते हैं तो फिर केनी ओमेगा और द एलीट को क्या मिलेगा। इसीलिए केनी ओमेगा ने डिमांड किया कि हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर ये मैच हार जाती है तो आज के बाद हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर को AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप या फिर AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिलेगा। और अगर हैंगमैन पेज को स्टिपुलेशन मंजूर है तो ही केनी ओमेगा ये
मैच देने के लिए तैयार है। जो बातें सुनने के बाद हैंगमैन पेज स्टिपुलेशन के लिए मान गए हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस आने वाले दिनों के अंदर AEW कंपनी में एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की टीम के बीच में एक ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच होगा। और अगर हैंगमैन पेज ये मैच जीत जाएंगे तो हैंगमैन पेज को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा और द डार्क ऑर्डर को टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। लेकिन अगर हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर ये मैच हार जाते हैं तो फिर हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर इनमें से किसी को भी किसी चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिलेगा। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद एलेक्स मार्वेज AEW कंपनी के बैकस्टेज में क्रिस जेरिको का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बातें करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि MJF क्रिस जेरिको से हरक्यूलिस का वर्क करवाना चाहते हैं। यानी कि जैसे ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर हरक्यूलिस ने अपने 5 अपोनेंट्स को हराया था, वैसे ही MJF चाहते हैं कि अगर क्रिस जेरिको MJF तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर क्रिस जेरिको को MJF के 5 अपोनेंट्स को डिफीट करना पड़ेगा। और क्रिस जेरिको को लगता है कि शायद MJF ने ग्रीक माइथोलॉजी नहीं पढ़ी, क्योंकि जैसे हरक्यूलिस ने उनके 5 अपोनेंट्स को हराया था वैसे ही क्रिस जेरिको यहाँ पर उनके 5 अपोनेंट्स को हराने वाले हैं। और जेरिको को फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने सुपरमैन आए, ब्लैक पैंथर आए या फिर मोहम्मद अली आए, क्योंकि जेरिको इन सबको हराकर MJF की लाइफ रूइन करेंगे, जैसे कि MJF ने क्रिस जेरिको की लाइफ ब्लड एंड गट्स के अंदर रूइन करनी चाहिए थी। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर शॉन स्पियर्स आ गए और शॉन स्पियर्स ने क्रिस जेरिको के गले के ऊपर स्टील चेयर मारी। और इसके बाद यहाँ पर आकर क्रिस जेरिको से बातें करते हुए MJF ने कहा कि MJF नहीं भूले कि लास्ट वीक क्रिस जेरिको ने MJF के ऊपर एक चिप अटैक किया था और इसलिए आज शॉन स्पियर्स ने क्रिस जेरिको के ऊपर एक चिप अटैक किया है। लेकिन जहाँ तक बात है क्रिस जेरिको के फर्स्ट अपोनेंट की, तो MJF ने बताया कि क्रिस जेरिको के फर्स्ट अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि शॉन स्पियर्स होने वाले हैं। और यहाँ पर इस मैच में स्टिपुलेशन ये है कि शॉन स्पियर्स स्टील चेयर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन क्रिस जेरिको नहीं। जो MJF की बातें कहने के बाद शॉन स्पियर्स ने क्रिस जेरिको के हाथों के ऊपर फिर एक बार स्टील चेयर से अटैक किया और यहाँ पर MJF और शॉन स्पियर्स यहाँ से चले गए। और हम देख पा रहे थे कि क्रिस जेरिको काफी दर्द के अंदर है, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या क्रिस जेरिको अपना पहला पड़ाव पार कर पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमने देखा कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज मैट हार्डी को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन इस मैच के लिए क्राउड बहुत ही साइलेंट था। लेकिन जैसे जैसे मैच अपने एंड की तरफ आया वैसे वैसे क्राउड इस मैच में टोटली इन्वेस्ट हो गया। और इस मैच के शुरुआत में क्रिश्चियन केज मैट हार्डी के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर क्रिश्चियन केज का अटैक रिवर्स करते हुए मैट हार्डी ने क्रिश्चियन केज के ऊपर एक स्टील स्टेप्स के थ्रू DDT लगाई, जिसके बाद मैट हार्डी इस मैच में अपना कमबैक कर पाए। और माना कि ये दोनों सुपरस्टार्स लेजेंडरी सुपरस्टार्स है, लेकिन फिलहाल में इन दोनों की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए हमें ये मैच थोड़ा सा स्लो पेस में देखने को मिला है। लेकिन जब इस मैच में मैट हार्डी क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाने के लिए गए, तब क्रिश्चियन केज ने इसे रिवर्स कर दिया और क्रिश्चियन केज ने मैट हार्डी के ऊपर स्पीयर लगाई। और इसके बाद क्रिश्चियन केज मैट हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर किल स्विच लगाने के लिए गए, लेकिन मैट हार्डी ने रेफरी से बचते हुए क्रिश्चियन केज के ऊपर लो ब्लो लगाया। और इसके बाद मैट हार्डी ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया और मैट हार्डी ने क्रिश्चियन केज को पिन किया। लेकिन सरप्राइजिंगली क्रिश्चियन केज ने इस पर भी किक आउट कर दिया। और ये सब देखकर मैट हार्डी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और इनके नीचे जाकर मैट हार्डी ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया। और जब क्रिश्चियन केज पास आउट हो गए, तब मैट हार्डी रिंग के अंदर आकर काउंट आउट के सारे मैच जीतना चाहते थे, पर क्रिश्चियन केज भी रिंग के अंदर आ गए और क्रिश्चियन केज ने मैट हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर किल स्विच लगाया। और यहाँ पर मैट हार्डी को पिन कर क्रिश्चियन केज ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर हार्डी फैमिली ऑफिस क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए, पर यहाँ पर क्रिश्चियन केज की मदद करने के लिए जंगल बॉय और लुचासोरस भी आ गए, जिन्हें देखकर हार्डी फैमिली ऑफिस यहाँ से भाग गया। पर इसके बाद हमें डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 1 पर एक बैकस्टेज सेगमेंट में मीरो बात करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर मीरो ने बताया कि कैसे मीरो AEW कंपनी में गॉड्स फेवरेट चैंपियन बने हैं। और यहाँ पर हमें मीरो AEW कंपनी के अंदर TNT चैंपियनशिप का नया डिजाइन रिवील करते हुए दिखाई दिए है। और जहां तक बात है TNT चैंपियनशिप के नए टाइटल डिजाइन की, तो गाइस यहाँ पर पिछले TNT चैंपियनशिप के टाइटल डिजाइन के अंदर स्टैप ब्लैक कलर का था, तो नए TNT चैंपियनशिप के टाइटल डिजाइन के अंदर स्टैप व्हाइट कलर का है। जो देखा जाए तो काफी मेजर चेंज तो नहीं, लेकिन इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में बात करेंगे। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी डॉक्टर ब्रीट बेकर का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बातें करते हुए डॉक्टर ब्रीट बेकर ने कहा कि माना कि नायला रोज ने डॉक्टर ब्रीट बेकर को एक टेबल के थ्रू फेंका था, लेकिन नायला रोज डॉक्टर ब्रीट बेकर की स्पिरिट कभी नहीं तोड़ सकती। और नेक्स्ट वीक डॉक्टर ब्रीट बेकर और नायला रोज के मैच के बाद विकी गरेरो के पास तो ऐसा सरनेम रहेगा जो कि उन्हें रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमेशा रेलेवेंट बनाकर रखेगा, लेकिन नायला रोज के पास वो नहीं रहेगा जो कि उन्हें रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमेशा रेलेवेंट बनाकर रहेगा, जो कि है AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, क्योंकि ये चैंपियनशिप हमेशा से ही डॉक्टर ब्रीट बेकर के कंधे पर रहने वाली है। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर ब्रीट बेकर ने कही, और हम देख पा रहे थे कि जब डॉक्टर ब्रीट बेकर ये प्रोमो कट कर रही थी, तब नायला रोज और विकी गरेरो बैकस्टेज से प्रोमो देख रहे थे। और इसके बाद बातें करते हुए विकी गरेरो ने कहा कि नेक्स्ट वीक डॉक्टर ब्रीट बेकर की हालत काफी खराब होने वाली है, जिस पर आगे बात करते हुए नायला रोज ने कहा कि ये इस वजह से क्योंकि नायला रोज डॉक्टर ब्रीट बेकर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक नहीं करने वाली, वो तो नायला रोज का नेचर है और नायला रोज हमेशा से ही अपने अपोनेंट को तोड़कर रख देती है। जो बातें यहाँ पर नायला रोज ने कही, तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक डॉक्टर ब्रीट बेकर और नायला रोज के बीच में होने वाला ये मैच कैसा होता है। पर इसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट में बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली को पता
लग चुका है कि लांस आर्चर जॉन मॉक्सली का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले, इसलिए नेक्स्ट वीक टेक्सास स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर जॉन मॉक्सली लांस आर्चर को टेक्सास डेड मैन बनाने वाले हैं। जो बातें जॉन मॉक्सली ने कही, पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गेवेरा व्हीलर यूथा को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस कहना पड़ेगा कि इस मैच से एईडब्ल्यू ने अपनी कंपनी के अंदर एक और बहुत ही बढ़िया टैलेंट को शाइन करने का मौका दिया है, क्योंकि ये मैच देखने के बाद मुझे पता लगा कि व्हीलर यूथा भी एक काफी अच्छे रेसलर है और व्हीलर यूथा भी सैमी गेवेरा के लेवल को मैच कर सकते हैं। और इस मैच में भी हमने देखा कि व्हीलर यूथा ने सैमी गेवेरा के फिनिशर को रिवर्स कर दिया और इसके बाद व्हीलर यूथा ने सैमी गेवेरा के ऊपर अपना फिनिशर स्प्लैश लगाया, लेकिन सैमी गेवेरा ने 1 काउंट के ऊपर ही किक आउट कर दिया और फाइनली सैमी गेवेरा ने व्हीलर यूथा के ऊपर एक स्प्रिंगबोर्ड कटर लगाकर और इसके बाद अपना फिनिशर GT8 लगाकर व्हीलर यूथा को पिन कर सैमी गेवेरा ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच तो काफी शॉर्ट मैच था, लेकिन इस मैच में व्हीलर यूथा ने दिखा दिया कि व्हीलर यूथा भी एक काफी अच्छे रेसलर है। और ये मैच खत्म होने के बाद सैमी गेवेरा ने व्हीलर यूथा को अप्रिशिएट किया। पर इसके बाद हमने देखा कि इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले जब टोनी शिवानी क्यूटी मार्शल का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, तब टोनी शिवानी क्यूटी मार्शल से पूछ रहे थे कि लास्ट वीक क्यूटी मार्शल अपना मैच हार गए, तो क्यूटी मार्शल को इसके ऊपर क्या कहना है। जो सुनकर क्यूटी मार्शल काफी गुस्सा हो गए और यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने टोनी शिवानी से कहा कि 2 वीक पहले जब टोनी शिवानी क्यूटी मार्शल को बुलाते थे, तब टोनी शिवानी कहते थे कि क्यूटी मार्शल ने कोडी रोड्स को पिन किया है, लेकिन अब टोनी शिवानी क्यूटी मार्शल को कोडी रोड्स से हारा हुआ कहकर पुकार रहे हैं। जो देखकर क्यूटी मार्शल काफी गुस्सा थे और इसीलिए ही क्यूटी मार्शल ने टोनी शिवानी के ऊपर अपनी कॉफी फेंक दी और क्यूटी मार्शल यहाँ से चले गए। पर इसके बाद फिनोल्पी फोर्ड एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रिटर्निंग सुपरस्टार युका साकाजाकी को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा से जापानीज रेसलर और यूएसए के रेसलर, इन दोनों के बीच में जब भी कोई मैच होता है, तब मुझे लगता है कि इन दोनों के मैच में कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है और प्रॉबेबली कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो सकता है, क्योंकि इस मैच में भी मुझे कोऑर्डिनेशन की थोड़ी फार कमी दिखाई दी। लेकिन इसके बावजूद भी ये मैच एक काफी बढ़िया मैच था, जहाँ पर फिनोल्पी फोर्ड की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली फिनोल्पी फोर्ड के ऊपर अपना फिनिशर मैजिकल गर्ल स्प्लैश लगाकर फिनोल्पी फोर्ड को पिन कर युका साकाजाकी ने ये मैच जीत लिया है। जिसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर डार्बी एलिन ईथन पेज को एक कफिन मैच के अंदर फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही डार्बी एलिन ने ईथन पेज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और यहाँ पर डार्बी एलिन अपने पीठ के ऊपर एक स्टील प्लेट पहनकर आए थे, जैसा कि हमने ब्रेट हार्ट को WCW के अंदर करते हुए देखा था। और इससे डार्बी एलिन को एडवांटेज भी मिला और मैच शुरू होने के 5 मिनट बाद ही डार्बी एलिन ईथन पेज को कफिन के अंदर डालने के लिए गए, लेकिन कफिन के अंदर से स्कॉर्पियो स्काई निकले, जिन्होंने डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर दिया। और ये देखकर यहाँ पर स्टिंग भी आ गए और यहाँ पर आकर स्टिंग ने स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक कर दिया और स्टिंग स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक करते हुए स्कॉर्पियो स्काई को बैकस्टेज ले गए। जिसके बाद हमने डार्बी एलिन और ईथन पेज को भी क्राउड के अंदर जाकर फाइट करते हुए देखा, जहां पर डार्बी एलिन ने काफी बड़ी रेलिंग के ऊपर खड़े रहकर ईथन पेज के ऊपर जंप की, पर ईथन पेज ने इसे रिवर्स कर दिया। पर इसके बाद जब ईथन पेज और डार्बी एलिन रिंग के पास आए, तब ईथन पेज ने रिंग की एकदम बॉटम रोप निकाल दी और इसके बाद ईथन पेज स्टील स्टेप्स को रिंग के अंदर ले गए। जिसके बाद ईथन पेज ने डार्बी एलिन को स्टील स्टेप्स के ऊपर फेंक मारा और यहाँ पर टर्न बकल का हुक लेकर ईथन पेज ने डार्बी एलिन के गले की चेन के अंदर फंसाया और ईथन पेज ने डार्बी एलिन को काफी जोरदार झटका दिया, जिससे डार्बी एलिन के गले के ऊपर काफी जोरदार प्रेशर पड़ा और डार्बी एलिन के गले की चेन भी टूट गई। पर इसके बाद डार्बी एलिन ने भी अपना कमबैक किया और डार्बी एलिन ने ईथन पेज के मुंह के अंदर हुक फंसा दिया। और जब ईथन पेज स्टील स्टेप्स की दूसरी तरफ गए, तो डार्बी एलिन ने स्टील स्टेप्स के ऊपर ड्रॉप किक लगाकर ईथन पेज को डायरेक्टली कफिन के अंदर डाल दिया। लेकिन इससे पहले डार्बी एलिन कफिन का दरवाजा बंद कर पाते, ईथन पेज खड़े हो गए और हमें ईथन पेज और डार्बी एलिन के बीच में फिर एक बार फाइट देखने को मिली। और इस सब के बाद फाइनली ईथन पेज डार्बी एलिन को अपने कंधे पर लेकर स्टील स्टेप्स के ऊपर चढ़े हुए थे, लेकिन डार्बी एलिन ने ईथन पेज के मुंह रिवर्स कर दी और ईथन पेज को स्टील स्टेप्स के ऊपर लेटाकर डार्बी एलिन ईथन पेज के ऊपर एक कफिन ड्रॉप लगाने के लिए गए, लेकिन ईथन पेज ने मुंह रिवर्स कर दी और ईथन पेज ने डार्बी एलिन के ऊपर ही अपना फिनिशर ईगो जे स्टील स्टेप्स के थ्रू लगाया, जो इस मैच का एक काफी ब्रूटल मोमेंट था। लेकिन इस सब के बाद फाइनली डार्बी एलिन ने ईथन पेज के ऊपर अपने स्केटबोर्ड से अटैक किया, जिससे कि ईथन पेज जाकर कॉफिन के अंदर गिर गए और इसके बाद डार्बी एलिन ने कफिन का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे कि डार्बी एलिन ये मैच जीत गए। लेकिन गाइस ये मैच जीतने के बाद भी डार्बी एलिन का मन शांत नहीं हुआ, इसीलिए डार्बी एलिन ने बंद हुए कफिन के ऊपर एक कफिन ड्रॉप लगाया, जिससे डार्बी एलिन कफिन तोड़कर अंदर ईथन पेज के ऊपर जाकर टकराए, जो देखा जाए तो एक काफी ब्रूटल स्पॉट था। और गाइस कहना पड़ेगा कि ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच रहा और हमें फाइटर फेस्ट की नाइट 1 पर ही इतना बढ़िया मैच देखने को मिला है, तो जरा सोचो कि हमें नेक्स्ट वीक फाइटर फेस्ट की नाइट 2 के ऊपर कितने बढ़िया बढ़िया मैचेस देखने को मिलेंगे। पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 2-3 दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाली, तो आप हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं, जहां पर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। पर इसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन मुझे तो इस वीक का डायनामाइट शो बहुत ज्यादा पसंद आया है और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?